हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है हर्षम शाह। चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हूँ नंबर 12 किसका मैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ते हैं। हर एक चीज डिटेल में पढ़ लेते हैं। आज ये सिलेबस, आज ये एडवांस सिलेबस, आज ये क्वेश्चन, आज ये एडवांस क्वेश्चन, सारे सारे पीवाई को एकदम सिस्टमेटिक वे में इनकी थ्योरी को एकदम ट्रस्ट करके पढ़ लेते हैं। और बिलीव मी, मानो या मत मानो, ये जो कंटेंट है ये AIR अंडर 10 के लिए है। मीन्स इतना अच्छा, इतना मीन्स इतना डीप सिलेबस, इतना डीप थ्योरी क्रस करके मैं पढ़ा रहा हूँ, विश्वास नहीं करोगे यार, सच बता रहा हूँ। और हाँ, ये बहुत लंबी सीरीज जाने वाली है। मैं मानता हूँ ये लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, और हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 12 तक। और इससे पहले हमने काफी कुछ कवर किया, और काफी कुछ में क्या आता भी है, हमने कहा काफी कुछ में जो भी आता है छोड़। अब लास्ट में हमने कहा था कवर किया था, लास्ट में हमने पोलर प्लेनर एंड नॉन प्लेनर कवर किया। हाँ, उससे पहले हमने डाइपोल मूवमेंट कवर किया था। और आज हमें कवर कर क्या करना है भैया, आज हमें स्टार्ट करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। इसके बाद देखो यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस लेक्चर में एक लेक्चर और ले सकते हैं। काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्या आता है क्या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे, एकदम एडवांस के पर्सपेक्टिव से। आपके एडवांस के क्वेश्चन एकदम पीस ऑफ केक लगने लगेंगे। इवन इन क्लास में सॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको। बाद में तो छोड़ो ही, बाद में तो होंगे ही, और इस क्लास में भी आपको फील आने लगेगा। केमिस्ट्री में फील, मैंने कहा हाँ केमिस्ट्री में फील में दिला दूंगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं ना भैया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? मैंने कहा बाबू ये कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है भैया। क्या ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं? मैंने कहा नहीं। ये बाबू जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बाबू, हाँ, ये कोई एक्चुअल में ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है। क्या मतलब? जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरीके से आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या उस तरीके से ये एग्जिस्ट नहीं करता? मैंने कहा नहीं करता। भैया ये क्या है? मैंने कहा ये एक टाइप का फोर्स है भैया। ये क्या है? एक टाइप का ये फोर्स है। मतलब आप ये कहना चाहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का फोर्स है? मैंने कहा हाँ बाबू, ये क्या है? ये एक टाइप का फोर्स है। इट इज एन, भैया कौन सा फोर्स है? मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। मैंने कहा बाबू देखो यार, तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आता है भैया? वो चार्जेस के बीच बीच में आता है ना। हाँ, किसी दो चार्ज के बीच में आता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा एग्जैक्टली बाबू, उसी को क्या कहते हैं? उसे मीन्स यहाँ पे भी यही टाइप का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब भैया ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाँ, कब बनता है भैया, कब जनरेट होता है भैया, कब ये बॉन्डिंग होगी भैया? व्हेन हाइड्रोजन hydrogen atom is present between two electronegative atoms, ठीक है ना। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने यही कहा कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भैया। कब होता है, कब बनता है भैया? मैंने कहा जब ये हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिजिन होता है। क्या मतलब भैया? मैंने कहा एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, ये डेफिनेशन लिख लेना, नहीं तो हटाना यार, क्या दिक्कत है। हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। क्या ये ट्रू बॉन्ड है? नहीं भैया, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है। क्या ये टाइप का ये फोर्स है? हाँ भैया, ये एक टाइप का फोर्स है। मैंने कहा बाबू, जिस तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, हाँ भैया बताओ। मैंने कहा ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग है। हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा बाबू एक फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग और है। हाँ भैया, दो बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है भैया, इनको पास में रखा गया, ठीक है। क्या ये फ्लोरीन हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा? हाँ भैया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भैया, इसमें आएगा ना। उस तरीके से इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भैया, क्यों आएगा? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। तब देखो यार, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब दो चार्ज आ गए अपोजिट नेचर के। हाँ, इनके बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, हाँ, इसी फोर्स को हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। क्या कहा मैंने? थोड़ा सा मैंने फास्ट बोला, पर बाबू सिंपल सी बात ये है, कोई मीन 5-6 मिनट की बात नहीं है बाबू, सिर्फ 1 मिनट की बात है। ये है कि यहाँ पे दो चार्ज जनरेट हुए। कैसे? एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे जनरेट हुए? अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ना। हाँ, एक हाइड्रोजन एटम दो
दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, उसके बीच में हाइड्रोजन है। इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है उस बॉन्ड को हमने क्या बोला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है। इस बॉन्ड को हमने क्या बोला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है। तो सारी डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन था उस वक्त मैंने क्लियर कर दिया, हाँ भैया क्लियर कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया भैया, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाँ भैया हमें समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अच्छा, मैं तुम्हें जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 1 में, मैंने तुम्हें कुछ, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको जल्दी से लिख लो पूरा, जल्दी जल्दी लिख लो। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ आया ना, ये क्या होती है भैया, एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट कहाँ करना है भैया, अच्छे अच्छे लेवल के सवालों में। अभी जब मैं टाइम वेस्ट करवाऊंगा तुम्हारा, तो वहां पे तुम्हें करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं रेस करता हूँ इसे, हाँ भैया आप रेस कर दो। देखो यार, बात ये है ना कि अब ध्यान देने वाली बात है, बात तो हमें क्लियर हो चुकी है भैया। भैया क्या बात, बात ये क्लियर हो चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है भैया, ठीक है भैया। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते कौन कौन से भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते कौन कौन से, मैंने कहा इलेक्ट्रोन मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके बीच में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तब मेनली हमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमें दिखता है। तो अगर भैया बात करें कि फॉर्मेशन जो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ना, हाँ भैया, वो मेनली कौन कौन से एटम होने चाहिए, मैंने कहा कि फोन होना चाहिए, यानी कि फ्लोरीन होना चाहिए, हाँ, ऑक्सीजन होना चाहिए, हाँ, नाइट्रोजन होनी चाहिए, हाँ। कभी कभी तुम्हें पता है समटाइम तुम्हें क्लोरीन को मिल जाएगा, अच्छा क्लोरीन भी मिल जाएगा, मैंने कहा हाँ, यहाँ भी देखोगे कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अच्छा भैया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन, ओ सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और ये हमारा मिल जाएगा क्लोरीन, हाँ। कभी कभी पता है तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की क्या बात आ गई, मैंने कहा ये बाबू ना sp आ जाता है हाइब्रिडेशन में, और इसका जब sp आ जाता है इसका थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इतना हो जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हाइड्रोजन के कंपेयर में बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, हाँ भैया। पता है बाबू, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है बाबू, क्योंकि जब बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो यहाँ पे किनारे किनारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, हाँ। तो अगर मान लो उनको पानी में डालना है तो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उतने जल्दी से ये हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म करते हैं, और उतने जब एनर्जी रिलीज करेंगे उतने ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज भी करते हैं तो कुछ कुछ मीन्स एनर्जी बाबू रिलीज भी करते हैं, तो इनका एनर्जी का रेंज फिक्स है, यानी क्या मतलब भैया, इनका एनर्जी का रेंज ये है कि 8 से अगर 42 जाए, यानी कि 8 किलो जूल से अगर 42 किलो जूल बात करें, इनके बीच में जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन होते वक्त, जो एनर्जी रिलीज होगी तो हम उस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे। थोड़ा सा फास्ट मैंने बोला इस बात को, पर मेरी बात सुनना बाबू, बात ये है, मैंने इतना ही सिर्फ कहा कि देखो यार, फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन क्लोरीन ये सब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बाबू बात ये है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है भैया, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मानते हैं। तो वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, मैंने कहा यार, अगर मान लो ना 0 से 8 किलो जूल के बीच में एनर्जी रिलीज हो रही है ना इनके बॉन्ड के फॉर्मेशन होते वक्त, हाँ, तो उस बॉन्ड को हम बहुत वीक बॉन्ड बोल देते हैं, या तो वंडरवॉल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बाबू जब 8 किलो जूल से अगर 42 किलो जूल के बीच में अगर एनर्जी रिलीज होती है हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ, 1 मिनट। हाँ भाई, तो मैंने ये कहा कि भाई साहब देखो, अगर इनका रेंज फिक्स है, यानी कि अगर ये 0 से 8 किलो जूल के बीच में एनर्जी जो रिलीज होगी, हम उस जो बॉन्ड हो जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसको बोल देंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होने से रिलीज हुई, वंडरवॉल फोर्सेस, ये वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन बाबू जब ये 8 किलो जूल से 42 किलो जूल के बीच में एनर्जी रिलीज होती है समथिंग समथिंग, हम उसे उस जो बॉन्ड बनता है वहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। पर ये बाबू जब ये 42 किलो जूल से आगे इससे ज्यादा रिलीज होता है हम यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। पर हमें ध्यान देने की बात क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मैंने रेंज बता दिया इसके बीच में, आई होप ये क्लियर हुआ, हाँ ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया भैया। मैंने कहा कि भाई अगर मैं बताऊं तुम्हें, ये क्लोरीन एटम है, हाँ, मैंने कहा ना कभी कभी ना क्लोरीन भी अपना ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने कहा बाबू ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो बाबू कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना बाबू, हाँ, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, उसी बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे ना।
हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे। ये अपने में ही बना लिया, इसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, ये अपने में ही बना लिया। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम पड़ जाता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम छोड़ो अभी। अब ये ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, मेटा क्या होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। क्लोरीन अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हम इसको बोलते हैं ऑर्थो, एज कम्पेयर टू इसके रिस्पेक्ट में अगर क्लोरीन यहाँ पे है तो हम इसको ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है ना, किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये क्लियर हुआ? हाँ भैया, ये क्लियर हुआ। और आपको दिखाऊं कि क्लोरीन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, दिखा दो भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। सेम यहाँ पे नीचे ले लो, यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। भैया ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, ये भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, हाँ भैया इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो आई होप इतना क्लियर हो चुका है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत करना, बहुत मीन्स बहुत पछताओगे वरना, ठीक है ना। हाँ भैया, इसे ऑर्थो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कहेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल बोल देंगे, ठीक है ना। और इसे क्लोरोहाइड्रेटेड बोल देते हैं, ठीक है। नाम छोड़ो, क्लोरोहाइड्रेटेड लिख दें, क्लोरोहाइड्रेटेड, एक सेकेंड ना। और उसका नाम, हाँ ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा, ये ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है ना, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड क्लोरोहाइड्रेटेड। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भी समझ में आ गया, मैंने कहा सब बस। बाबू बात ये है ना कि अब इनके टाइप देखते हैं। ये क्या भैया, क्या कुछ छोड़ रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं कुछ बाबू छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, बस जिस वे में ले चल रहा हूँ बस उसी वे में चलते रहना, ठीक है ना। अब इनके दो टाइप हो सकते हैं। टाइप नंबर 1, इनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दो टाइप के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। बात ये है कि इनको दो टाइप के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। पहला बेस ये है कि इनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि पहला है कि इंट्रा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला क्या है, पहला किसके बेसिस पे है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, जिसमें दो टाइप के बनते हैं, एक इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई थिंक क्लियर होगा। ये क्या होता है बाबू, विद इन मॉलिक्यूल होता है, विद इन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन था। जिस तरह मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पे कराया था, ऐसे करके ये था ना, हाँ देखो बाबू, ये आप मॉलिक्यूल जो है वो अपने में बॉन्ड बना ले रहा है, ये अपने में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है, हाँ। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इंट्रा का। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें आ जाएगा, ये विद इन मॉलिक्यूल होता है, ये क्या है, एक इंटर है, ठीक है। और ऐसा एग्जांपल और कौन सा दे दूं, मान लो यहाँ फ्लोरीन कर दिया, हाँ वो भी इंट्रा ही हो जाएगा ना, मीन्स वो क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल है, हाँ भाई ठीक है, ये सब विद इन द मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल है भैया, ठीक है ना। जल्दी से इसे नोट करो। अब उसमें क्या होगा भैया, विद इन द मॉलिक्यूल रहते हैं, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल रहते हैं, बिटवीन बिटवीन द मॉलिक्यूल रहते हैं, इसे लिख लो। ये किस में रहते हैं, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल रहते हैं, ये विद इन द मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैंने कहा, इसका भी लिख लो यार। ये दो है, हाँ दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बीच में आ रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अलग अलग थे, इनके बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से ये इंटर हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया, इतना नोट करना, जल्दी से नोट करना, ठीक है ना। इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये है क्लोरो
ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है ना। हाँ भैया, ये इंटर है, ये इंटर है, बिटवीन द मॉलिक्यूल है, ये विद इन द मॉलिक्यूल है। बात अभी तक मैंने इतनी बताई, बस इतना ही ध्यान देना, ठीक है भैया। बाबू पता है ये जो बॉन्ड देखो ना, ये अपने में ही एक रिंग बना लिया ना, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये जो रिंग बना है ना अपने में, हाँ ये बाबू जो रिंग बना है ना, इस रिंग को पता है क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बाबू, इसे क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग बोलते हैं। और जब ये हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है, इसे हम बोलते हैं चिलेशन प्रोसेस, यानी कि ये पूरा सब प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? चिलेशन प्रोसेस। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसोसिएशन प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? एसोसिएशन प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, इसे क्या कहते हैं? एसोसिएशन प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? चिलेशन प्रोसेस। क्लियर हुआ? हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है ना। हाँ भैया, बात यह है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यही आती है, ठीक है ना। अगली बात यह है भैया, अगली बात कौन सी है? मैंने कहा बाबू अब इसके नीचे ही प्रोसेस है ना, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेना, हाँ। दूसरा पॉइंट एग्जांपल डाल देना, ये तीसरा पॉइंट इसमें डाल लेना, ठीक है ना। अब चौथा पांचवा पॉइंट लिखो भैया। चौथा पांचवा पॉइंट क्या है? मैंने कहा बाबू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखना, अगला पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इंट्रा का या इंटर का? भैया इंट्रा का ज्यादा होगा या इंटर का ज्यादा होगा? सिंपल सी बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि ऐसा मान लो कि हमें बॉईल करना है किसी चीज को, हाँ। बॉईल करने के लिए ये सिंगल मॉलिक्यूल है बाबू, ये विद इन द है, ठीक है। ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल है, इनको तोड़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। हम बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमें बॉन्ड को कोई ब्रेक नहीं करना है, सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा, यानी कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा का। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना, इंटर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा का, ठीक है वे लिख लेंगे। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसके नीचे, अगला पॉइंट लिखो, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन भैया, हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने कहा हाँ बाबू, हीट ऑफ वेपराइजेशन अगला पॉइंट लिखा भैया। वहां पे क्या लिखेंगे? मैंने कहा बाबू हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि वेपराइजेशन बन जाना, कितना जल्दी बन जाना। तो इसमें से जल्दी कौन बन जाएगा बताओ? इसमें से हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा भैया? भैया हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका ज्यादा होगा, इंटर का। भैया क्यों? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है भैया, यहाँ मीन्स यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है भैया, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा भैया। इसको ज्यादा हीट करने पड़ेगा भैया वेपर बनाने के लिए, इसको उतना नहीं देना पड़ेगा। इसी वजह से हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटर का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इसका भी लिख लेना, हीट ऑफ वेपराइजेशन का, ठीक है ना। हाँ, अगला पॉइंट लिखना, आप दिख रहा है ना। हाँ, अगला लिखना बाबू, ये कौन सा? अगला पॉइंट ये लिखना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी होता है टेंडेंसी टू रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। या अगला पॉइंट लिखना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अब स्पेलिंग लिखना है। अब विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लो होने की टेंडेंसी, फ्लो होने की टेंडेंसी ना, फ्लो होने की टेंडेंसी। हाँ भैया, एक सेकंड। अब विस्कोसिटी क्या है? फ्लो होने की टेंडेंसी, ठीक है ना। रेजिस्टेंट टू फ्लो ऐसा करके बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्या लगाते हैं ना, रेजिस्टेंट टू फ्लो, ठीक है भैया। कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है फ्लो करने में, ठीक है। तो बाबू ये बात बताओ कि फ्लो करने में कौन सा किसको ज्यादा दिक्कत आएगी? वही बात हुई ना कि रेजिस्टेंट टू फ्लो, हाँ। तो दिक्कत किसको आने वाली है फ्लो करने में? क्या ये जो मॉलिक्यूल फ्लो करेगा, हाँ, अब कई सारे मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो फ्लो करने, जब ये फ्लो करेगा, हाँ, और जब ये फ्लो करेगा, तो दिक्कत किसको आने वाली है? ये दिक्कत इसको आने वाली है। मैंने कहा क्यों? ये होगा आराम से अपना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ये है क्या? एक दूसरे से बंधा हुआ है, उसको खींचेगा, भाई साहब जल्दी चल, भाई जल्दी चल, जल्दी चल, यानी कि प्रॉब्लम इसको आने वाली है ना। हाँ, तो विस्कोसिटी किससे ज्यादा होगी भैया? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रा के। आई होप क्लियर हुआ? हाँ भी समझ में आ गया। तो मैंने कितने पॉइंट बताए बाबू? बहुत सारे पॉइंट बता दिए। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा। और हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा। और
विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा भैया, इसी का ज्यादा होगा। अगला पॉइंट देखना बाबू, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, अगला पॉइंट लिखना सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, हाँ अगला पॉइंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, घबराना मत, लिखो। तो जितने पॉइंट होते जा रहे हैं ऐसे लिखते जाना नीचे, ठीक है ना। हाँ मैं लिखते जा रहा है भैया। सॉल्युबिलिटी क्या है, मैंने कहा बाबू पानी में जाके पानी के साथ घुल जाना सॉल्युबिलिटी है, बस यही सिंपल सी डिफिनेशन यही है, इसके ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है भैया। पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेना, ठीक है भैया, यानी कि पानी के साथ घुल जाना, पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है बाबू। ये बताओ इनमें से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, क्या इसकी ज्यादा हो सकती है, क्या इसकी ज्यादा होगी। आपका आंसर होना चाहिए कि इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। सारी चीजें इसी की ज्यादा हो रही है, अब ये इसकी ज्यादा क्यों होगी, मैंने कहा यहाँ पे यहाँ पे पानी से बॉन्डिंग बनाने की चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्डिंग पानी से बॉन्डिंग बनाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे उतने नहीं है। यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने का पानी से चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, किसकी, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके, किसकी, इंटर की, ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, कितने पॉइंट हो चुके हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 7 पॉइंट ऐसे करके लिखना, ठीक है ना। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर ही लोगे इंट्रा में और इंटर में, ठीक है ना। अब ऐसे पॉइंट बोलो, पॉइंट नंबर 1 क्या था भैया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना मेन पॉइंट। भैया ये क्या होता है भैया, विद इन द एटम होता है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है, मीन्स ये विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है भैया। ये जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू इसके, इसकी विस्कोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू इसके, इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता है एज कम्पेयर टू इसके, यानी कि इसका सब ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी भैया कम होती है एज कम्पेयर टू इसके। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ भी समझ में आ गया। मैंने कहा बस इतना लिख लो, लिख लो जल्दी से, ठीक है ना, लिख लिए। ये क्या हो गया, ऐसे ना करो बाबू मत कर, हाँ ठीक है ना। हाँ भैया, अब बात याद है कि भैया अभी आपने एक के बेसिस पे टाइप बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इनके, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कैसे होती है भैया, आपने उसके बेसिस पे बता दिया था। मैंने कहा हाँ मैंने उसके बेसिस पे बता दिया था। अब अगला टाइप क्या है भैया, मैंने कहा लिखो, तुम अगला टाइप लिखो। अगला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है, लिखो। अगला टाइप ये है बाबू, अनसिमेट्री, हाँ सिमेट्री, अनसिमेट्री, सिमेट्री पूरा लिख लेना, अनसिमेट्री, अनसिमेट्री के बेसिस पे हुआ है भैया। भैया ये अनसिमेट्री सिमेट्री के बेसिस पे क्या हुआ है कि इसमें अनसिमेट्री क्या होगा भैया, सिमेट्री क्या होगा, मैंने कहा इनकी बॉन्ड लेंथ, इनके बॉन्ड लेंथ सिमेट्री होंगे या अनसिमेट्री होंगे, इसकी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। भैया क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो बाबू, सिंपल सी बात ये है, हाँ इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, हाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ भैया इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, हाँ भैया इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ भैया इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, बात सिंपल सी है बाबू। अगर मैं इस बॉन्ड को, अगर मैं इस बॉन्ड को एक्स बोल दूं और इस बॉन्ड को अगर मैं वाई बोल दूं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक्स एंड वाई में बड़ा कौन सा बॉन्ड होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ में कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, क्या बता सकते हो भैया, कैसे बताओगे, किस बेसिस पे बताओगे। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ भैया अगर ये अट्रैक्टिव होगी, यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी एज कंपेयर टू इसके, यानी कि अट्रैक्टिव होगी तो खींचेगी, तो मीन्स ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, ना खींचेगा कि नहीं खींचेगा, हाँ भाई खींचेगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू इसके। अगर मैंने इसको एक्स बोला है उसको वाई बोला है, तो वाई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्स की ना, हाँ भैया तो एक अनसिमेट्री आ रही है ना, हाँ इसी वजह से इसे अनसिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या सिमेट्री में, इसको भी डिफाइन कर देते हो, अच्छा रहता। मैंने कहा बाबू ये देखो, मैंने कहा ये F माइनस है, हाँ बाबू ये F माइनस है, हाँ ये क्या है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, हाँ भैया इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब बाबू ये बात ये है ना कि ये आयन है, ये एक आयन है, और यहाँ पे क्या है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, ये डाइपोल डाइपोल है ना, यहाँ पे डाइपोल है और ये आयन है, आयन और डाइपोल के बीच में हो रहा है, हाँ यहाँ पे बाबू अगर मैं यहाँ पे एक्स बोलूं, इसको इसको मैं वाई बोलूं, हाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड बाबू स्ट्रॉन्ग तो होता ही है,
पर बाबू जो आयन है ना, हाँ, ये भी पॉजिटिव पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये भी जाकर अट्रैक्ट कर जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू वाई होता है। यहाँ पे x अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है y के। यहाँ पे x छोटा तथा y के, यहाँ पे ये बड़ा तथा एज कम्पेयर टू इसके, और यहाँ पे दोनों बराबर आते हैं। अब बाबू यहाँ पे दोनों बराबर आते हैं और यहाँ पे बराबर नहीं आते हैं, इसी वजह से इसे सिमेट्री बोला गया है और इसे अनसिमेट्री बोला गया है। इसी वजह से इसे सिमेट्री बोला गया है, इसी वजह से इसे अनसिमेट्री बोला गया है। क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। मैंने कहा इरेज कर दो। अगली बात, क्वेश्चन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। बाबू ये बताओ, मैंने ये 3 बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ भैया, इसमें से बॉन्ड लेंथ बताओ, कंपैरिजन करो किसका भैया। अगर मैंने इसको बोला है x, इसको बोला है y, इसको बोला है z, हाँ मैंने इसको क्या बोला है, z बोला है, तो बताओ एक्स वाई जेड में बड़ा कौन सा होगा भैया। बात ये है ना, हाँ ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। हाँ भैया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन के। तो फ्लोरीन अगर ज्यादा है भैया, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा यहाँ एज कम्पेयर टू इसके, यानी कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा तेज खींचेगा, अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो बॉन्ड छोटा होगा एज कम्पेयर टू इसके, एज कम्पेयर टू इसके। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ भैया ये आ जाएगा, जेड का बॉन्ड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाई के, एज कम्पेयर टू एक्स के, ठीक है ना। हाँ भैया, क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकते हैं। हाँ भैया, बाकी जो मैंने पिछला करा है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब विस्कोसिटी, ये सब देखते रहना है, इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत आसान आसान लेवल के क्वेश्चन है, और अगर मैं बोलूँ ना भी बने तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है तुम्हें क्लियर हो चुका है, ठीक है भैया। लेकिन बाबू बात ये है ना, हाँ अगर हमें जे मेंस लेवल पे, जे एडवांस लेवल पे, एडवांस के पर्सपेक्टिव से अगर अच्छी अच्छी चीज़ें हमें समझनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, तो अब हमें क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के थ्रू, मैंने कहा हाँ देखो टॉपिक टॉपिक ही है, पर उस टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे, 2 लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है। तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ भैया, तो हैशटैग फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ भैया, हाउ मेनी, स्टार्ट करते हैं ना ऐसे करके, हाँ मेरे साथ स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें समझेंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन B3H6, B3H6 ये क्या है, एक बोरिक एसिड है। हाँ भैया, B3H6 क्या है, बोरिक एसिड है। इसमें बता दो, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें B3H6 की, हाँ मीन्स अगर हम बोरिक एसिड की अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हाँ उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बता दो उसमें कितने वो फॉर्म होंगे, H3BO, H3, ये मैंने B3H6 क्या लिखा है, बोरिक एसिड होगा ना, हाँ ठीक है, बोरिक एसिड होगा, मैं बोल रहा बोरिक एसिड बोला मैंने, B3H6 लिख दिया, हाँ ठीक है ना। हाँ बाबू ये बात ये है ना कि ये सब क्या है, ये H3BO3 क्या है, ये बोरिक एसिड है। हाँ ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड, बोरॉन ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 3 है, ठीक है भैया। तो क्या पूछे भैया, मैंने कहा कि इसमें बता दो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है भैया। स्ट्रक्चर बता सकते हो भैया, हाँ हमने कहा कि स्ट्रक्चर बता दूंगा, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब देखो यार, सिंपल सी बात ये है ना भैया, क्या सिंपल सी बात है, मैंने कहा सिंपल सी बात ये है, हाँ सिंपल सी बात ये है कुछ, सिंपल सी बात ये है कुछ, ठीक है ना। हाँ ये एक बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ यहाँ पे एक अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इससे एक अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इससे अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हमारे बोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, 6 बॉन्डिंग होंगे, ठीक है भैया। आपको बता दूं ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जब आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो या और कोई स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल रहते हैं बोरिक एसिड के, ठीक है ना। बोरिक एसिड के कई सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना रहेगा, थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके कई बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें थोड़ा सा बड़ा सा दिखाएंगे। पर मैंने क्या किया है आपके आसानी के लिए, मैंने सिर्फ एक बनाया है, एक ही स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें मैंने बोरॉन को यहाँ शो किया है, 3 OH को शो किए हैं, उसके बाद मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको कैलकुलेट करवा दिया है कि ऑक्सीजन के साथ एक बनेगा, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा ना। हाँ तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, 6 हो गए भैया। हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है, हाँ भैया समझ में आ गया, समझे भैया आ गया भैया, मैंने कहा शाबाश। समझ में आ गया। हाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब बात ये ना कि ये ना लेयर वाइज जो बोरिक एसिड होता है, ये लेयर वाइज इसके मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। हाँ बाबू ये लेयर वाइज अटैच होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, इसी वजह से इनका जो पाउडर होता है ना, इनके जो पाउडर्स होते हैं वो कैरम बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। हाँ इससे पहले काफ़ी सारी अगर बात करें पहले पहले ये बेबी पाउडर्स में इस्तेमाल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होने के कारण, लेकिन अब बंद हो चुका है। रीज़न क्या है, अब रैसेस होने लगे, थोड़ी सी खुजली उजली होने लगी इसको लगाने से, ठीक है ना। हाँ भैया बताया आपको, विच गिव मोर प्रोटॉन, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में एज अ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा सा स्लाइड भर जाएगी, आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में कौन सा बाबू सबसे ज्यादा प्रोटॉन देता है, यानी कि कौन सा सबसे ज्यादा H+ निकालता है, ये बताना है। तो कौन सा सबसे ज्यादा H+ निकालता है, जो सबसे ज्यादा H+ निकालेगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में हमें ये देखना है, हाँ भी ये देखना है। तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, मैंने कहा हाँ स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना। छोटा बनाते हैं। ये ऐसा होता है क्या, मैलिक एसिड। हाँ फ्यूमेरिक एसिड बताऊं तो यही स्ट्रक्चर होता है, इसी का आइसोमर होता है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग साइड रहते हैं, यानी कि अगर ये सिस है, हाँ ये ट्रांस होता है, ठीक है ना। हाँ ये सिस ट्रांस क्या होता है मैं बताता हूँ, रुको चिंता मत करो। हाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों एक ही देखो सेम लग रहा है ना। हाँ बस बाबू ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे एक साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड में। ये क्यों है, मैंने कहा ये सिस है ये ट्रांस है। अब ये सिस एंड ट्रांस ये आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ये दोनों सेम से साइड में है। हाँ भैया ठीक है बाबू, बात ये है कि अगर मॉलिक्यूल सेम है, फॉर्मूला सेम है, तो आपने भैया ये पूछा है कि कौन सा हमें ज्यादा प्रोटॉन देगा, यानी कौन सा हमें सबसे ज्यादा H+ देगा। हाँ भैया आपने ये पूछा है कि कौन सा हमें सबसे ज्यादा H+ देगा। अगर फॉर्मूला सेम है तो भैया दोनों बराबर देने चाहिए, दोनों बराबर एसिडिक होने चाहिए, बात तो यही आती है। तो बाबू बात ऐसी नहीं होती है, बात ऐसी नहीं होती है। आप जब देखोगे, जब यहाँ पे देखोगे बाबू, तो अब देखो मैं करा इसे क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन आएगा। जब ये कंडीशन कुछ ऐसे होता है, अब देखो वही हाइड्रोजन निकलेगा, वही पहले हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं बाबू, एक वही हाइड्रोजन निकलेगा। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, जो हाइड्रोजन OH से जुड़ा होगा, ना कि वो हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा होगा।
ना कि वो हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा होगा वो नहीं निकलेगा। भैया वो क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि भैया क्योंकि जो ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है, हाँ, और ये जो OH है, ऑक्सीजन है, हाँ, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। हाँ भैया नहीं, तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है ना, तो ज्यादा होता है, तो इसी वजह से वो पानी में जाने के बाद जल्दी टूटेगा, जल्दी निकलेगा। और जल्दी निकलेगा तो क्या करेगा? जल्दी निकलेगा, जल्दी देगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाँ, बात सिंपल सी है। ठीक है भैया, कैसे देगा? मैंने कहा कुछ ऐसे देगा स्ट्रक्चर, मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाँ, और यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, इसका मान लो मैंने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, हाँ, ऑक्सीजन और बीच में यहाँ हाइड्रोजन, और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बीच में हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, वही बन रहा है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हाँ भैया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत क्या है? बात दिक्कत ये है कि जब दूसरा बनाएंगे, जब दूसरा बनाएंगे बाबू, हाँ हाँ, जब बाबू दूसरा बनाने जाएंगे हम, हाँ, कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर ना। हाँ भैया, कुछ ऐसा बन जाएगा ना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, पर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हुई? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन होगा वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे इसके केस में जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में नहीं है, ये कार्बन की है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पर यहाँ पे नहीं है। तो ये आसानी से दे देगा। देखो दे तो दोनों रहे हैं, यहाँ पे भी इसने हाइड्रोजन निकाल दिया, H+ इसने निकाला और इसने भी निकाला। पर बाबू बात ये है ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है पहले के कंपेयर में। तो जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उतनी तेजी से H+ देगा एज कम्पेयर टू इसके। जो मैलिक एसिड है वहां पे ज्यादा प्रोटॉन देगी एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ना। हाँ भैया, समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया ना। हाँ भैया, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगर यही कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन में आ गया फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कंपैरिजन, आप बता लोगे? हाँ बता लोगे। बस इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके हैशटैग लिखाऊं या क्वेश्चन के थ्रू में समझाता जाऊंगा। तो क्वेश्चन के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट ही है, बस मैं क्वेश्चन के थ्रू लेते जा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना। हाँ भी समझ आ गया। अब बात ये है ना बाबू, जब पहला हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि जिसे हम Ka1 बोलते हैं, पहला हाइड्रोजन निकलता है उसे हम Ka1 बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर वो पहला हाइड्रोजन निकलता है तो ये जो मैलिक एसिड है, हाँ, इसका प्रोटॉन ज्यादा होता है। हाँ भैया, इसका इसका क्या होता है Ka, इसका जो कांस्टेंट Ka होता है Ka1, हाँ, इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसके। हाँ, तो बाबू जब बात करते हैं दूसरे Ka1 Ka2 की बात करेंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब हम Ka2 की बात करते हैं, जब दूसरे हाइड्रोजन निकालने की बारी आएगी ना, हाँ, जब दूसरा हाइड्रोजन निकालने की बारी आएगी, हाँ, इसका Ka2 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। क्यों? ये क्यों? मैंने कहा ये हाइड्रोजन जल्दी दे देगा एज कम्पेयर टू इसके। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन पहले हो चुका है, अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो दूसरा अब यहाँ पे H+ कौन से देगा? इसके पास OH है क्या? नहीं, OH नहीं है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसके पास OH नहीं है। तो दूसरे टाइम में जब आएगा Ka2 जिसे बोलेंगे, इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना।